राज्यसभा में एक विधेयक पर चर्चा होती है। विधेयक गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। विपक्ष पूछता है मंत्रालय का विधेयक है तो मंत्री जी कहाँ हैं? कहाँ हैं गृह मंत्री अमित शाह? चेयर से कहा जाता है विधेयक पर बोलिए। गृह मंत्री नहीं है तो क्या हुआ? गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय तो हैं। और इसके बाद दिन भर बहस चलती है। वूम टू टूम की बात होती है। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, इनके पंजीयन पर बात होती है। और आखिरी में ध्वनि मत से एक कानून राज्यसभा में पारित हो जाता है। लोकसभा में भी राम मंदिर की चंदा चोरी, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की अनुपस्थिति पर लगातार नारेबाजी होती है। काम कितना होता है? इतना कि एक कागज़ में सिमट कर आ जाएं सुर्खियां। कार्रवाइयां लगातार स्थगित होती हैं। इन सब के बीच एक विधेयक भारत की संचित निधि से धन निकासी के अधिकरण के लिए लाया जाता है। हंगामा होता रहता है बिना किसी चर्चा के। ये भी ध्वनिमत से पारित हो जाता है। ये है हमारे देश की संसद का और इसके दोनों सदनों का हाल। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये इंडियन एक्सप्रेस हिंदी का सदन की कार्रवाइयों से जुड़ा कार्यक्रम है जिसका नाम भी सदन है। सदन में आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं इंडियन एक्सप्रेस के दो राजनीतिक संवाददाता सीजी मनोज और जतिन आनंद। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं इन लोगों के पास अपने हिस्से के सवाल लेकर जाऊं उसके पहले आपको संक्षेप में बता देता हूं कि आज लोकसभा और राज्यसभा में क्या हुआ। लोकसभा में 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी को लेकर विपक्ष ने नारेबाजी की तो ओम बिरला ने, जो कि स्पीकर हैं, कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बीजेपी सांसद दिलीप सैकिया की अध्यक्षता में कार्रवाई शुरू हुई। टेबल पर बहुत से मंत्रालयों से संबंधित दस्तावेज और रिपोर्ट रखी गई। 2:08 पर विपक्ष की नारेबाजी के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लोकसभा में विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 एप्रोप्रिएशन नंबर 3 बिल 2026 पेश किया। ये विधेयक भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से धन निकासी को अधिकृत करने के लिए लाया गया है। और ये बिना चर्चा के, मतलब 7 मिनट का हंगामा रहा, अगर उसको आप चर्चा कह सकें तो 2:15 पर ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। फिर सभापति ने, जो लोकसभा की स्थिति में स्पीकर होते हैं, सांसदों से अपील की कि वो संसद के भीतर बैनर और तख्तियां यानी प्लेकार्ड लेकर ना आए। ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। परंपराएं अपनी तरफ, हिदायतें अपनी तरफ, विरोध अपनी तरफ। और एक बार फिर से लोकसभा में कार्रवाई स्थगित कर दी गई बुधवार 5 अगस्त तक के लिए। अब राज्यसभा का रुख करते हैं। सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति और उसी दृष्टि से पदेन सभापति राज्यसभा के अध्यक्षता में कार्रवाई शुरू हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने राम मंदिर चंदा चोरी का मामला उठाया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाबदेह हैं क्योंकि उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के गठन की घोषणा स्वयं संसद में की थी। ट्रस्ट को 70 एकड़ से अधिक जमीन दी गई और अब गंभीर आरोप लग रहे हैं जिसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना होगा। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष पद का लाभ उठाकर हर दिन एक ही मुद्दा उठाते हैं और समय का दुरुपयोग करते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि विपक्ष हमेशा भगवान राम को गाली देता है और राम मंदिर के मुद्दे पर नाटक कर रहा है। कहा जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था विपक्षी नेता काली पट्टी बांधकर विरोध कर रहे थे। इन सब के बीच राज्यसभा की कार्रवाई बाधित रही और 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जब 12 बजे दोबारा प्रश्नकाल शुरू हुआ तो फिर हंगामा शुरू हुआ। इन सब के बीच गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी दल नारेबाजी करते रहे। फिर ये 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, यानी एक बार फिर से प्रश्नकाल नहीं हुआ। तो एक बार फिर से जो पदेन उपसभापति हैं, पदेन नहीं है, उपसभापति हरिवंश, उन्होंने स्पीकर्स को टोका और अगले वक्ता का नाम लिया। और अगले कई भाषणों में, जब जब विपक्ष के भाषणों में इसका जिक्र हुआ तब तब यही प्रक्रिया दोहराई गई, इसलिए हम नहीं दोहराएंगे। इसके बाद असम से सांसद प्रमोद बोरो ने विधेयक का समर्थन करते हुए कुछ प्रावधानों पर पुनर्विचार की बात कही। जो बात शुरू में बीजू जनता दल के सांसद ने कही थी वो बात प्रमोद बोरो ने दोहराई कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास भेजने के प्रावधान को खत्म किया जाए, इससे लोगों को असुविधा होगी। इसके बाद शिवसेना सांसद डॉक्टर ज्योति नागनाथ वाघमारे ने विधेयक का समर्थन किया, गुड गवर्नेंस बताया। फिर सुझाव दिया कि आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाए जाएं। फिर नित्यानंद राय बोलने के लिए खड़े हुए और कहा कि डिलेड रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को हमने सख्त और विश्वसनीय बनाया है। 20 जुलाई को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी। फिर स्पष्ट किया कि घटना के 1 से 2 वर्ष के भीतर जन्म या मृत्यु का पंजीकरण कराने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा। पहले की तरह डीएम
एसडीएम या कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होगी। अगर उसके बाद डिले होता है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के आदेश पर पंजीकरण होगा। मतलब जो सुझाव दिए गए थे उसमें सरकार ने कोई सुझाव नहीं माना है और इसके बाद राज्यसभा ने ध्वनि मत से इस विधेयक को पारित कर दिया है। लोकसभा से ये पहले ही पारित हो चुका है। अब राष्ट्रपति के दस्तखत होंगे तो उसके बाद ये कानून बन जाएगा। आप लोग जहाँ भी रहते हो, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, जन्म अपना और अपनों का, और मृत्यु अगर किसी अपने की हो गई है दुर्भाग्यवश, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें। ये सिर्फ सरकार की हिदायतों का मामला नहीं है, आपकी अपनी सहूलियतों का मामला है। इन सबसे बेहतर एक डिफेंस पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हुई जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में राहुल गांधी ने इल्ज़ाम भी लगाए। क्या जानकारी है मनोज हमारे पास इसको लेकर? स्टैंडिंग कमेटी में राहुल गांधी ऑफ कोर्स इज़ अ मेंबर ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी एंड उनका एक पुराना एक एलिगेशन है दिस सैफ्रनाइजेशन ऑफ एजुकेशन। उसका एक हिस्सा ये है कि जो सैनिक स्कूल्स हैं जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, उसमें द एंट्री ऑफ सम आरएसएस लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशंस, सरस्वती शिशु मंदिर काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। सो कुछ टाइम पहले उन्होंने एलिगेशन लगाया था कि जो गवर्नमेंट जो पीपीपी मॉडल में जो सैनिक स्कूल्स अभी रिनोवेट या रिफर्बिश कर रहे हैं, उसमें सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जा रहा है सेक्शन साइजेबल पार्ट ऑफ द सैनिक स्कूल्स। सो वी आर टोल्ड दैट ही रेज द इशू इन द स्टैंडिंग कमिटी एंड चेयरमैन राधा मोहन सिंह सेड कि ही विल आस्क द डिफेंस मिनिस्ट्री कि आप बताएं, एक मेंबर ने ये इशू रेज किया है, तो व्हाट इज़ द द पोजीशन ऑफ द डिफेंस मिनिस्ट्री। एंड वी आर टोल्ड सम बीजेपी मेंबर्स ओपोज दैट एज वेल कि ये व्हाट इज़ द बेसिस, राहुल गांधी ये किस आधार पर ये एलिगेशन लगा रहे हैं। तो थोड़ा गहमा गहमी जो हमेशा स्टैंडिंग कमेटियों में होता है वो हुआ है, पर इट्स एवरीथिंग इज प्रिविलेज्ड, सो इसलिए हम विस्तार से कुछ नहीं बता सकते। हम ज़्यादा इस पे एक चीज़ जो जतिन बार बार कही जा रही है सदन में कि गृह मंत्री अमित शाह क्यों नहीं आ रहे, क्या मानसून सत्र में एक भी दिन अमित शाह किसी भी सदन में पहुंचे हैं अभी तक? सदन में तो वो नहीं आए हैं अभी तक। पार्लियामेंट आते हैं? पार्लियामेंट तो वो ज़रूर आते हैं, पार्लियामेंट आते हैं, रेगुलरली आते हैं, और सो मच सो दैट बीच बीच में अगर कुछ काम भी होता है तो वो वी कैन ओनली अज्यूम वो जाते हैं और उसके बाद में वो वापस ज़रूर आते हैं अपने ऑफिस में। वो मेरा ख्याल है जिस एक भी दिन ऐसा नहीं रहा है जब से संसद चली है जब वो नहीं रहे हैं वो, लेकिन हाउस में नहीं आए। क्या चर्चा चल रही बीजेपी में, क्या है इसके पीछे रणनीति, जब विपक्ष लगातार कह रहा है? और पहले तो रहते थे हाउस में रहते हैं, पर हाउस में उनका क्योंकि वो इतने सीनियर पोर्टफोलियो उनके पास है, तो इतने सीनियर मिनिस्टर हैं, तो यूजुअली जो है क्योंकि हाउस की प्रणाली जो है वो इससे चलती है, पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर बातचीत हो जाती है दोनों पक्षों में, दोनों ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस में, उस एजेंडा के तहत वो होता है। यूजुअली जो है एजेंडा के अंदर डिस्कशन होती है, बिल के ऊपर होती है। इट इज़ ओनली एंड मेनली व्हेन HM की प्रेजेंस रिक्वायर्ड होती है हाउस में, जब उन्हें बिल के ऊपर जैसे उन्होंने गवर्नमेंट का रिप्लाई करना है, जैसे उन्होंने जब उनका कोई बिल है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम नित्यानंद राय या अगर वो चाहें तो वो किसी और को भी नॉमिनेट कर सकते हैं, उनकी ड्यूटी लगा सकते हैं, यूजुअली वो होता है। बट ये ज़रूर सच है कि इस सेशन के अंदर अमित शाह जी की प्रेजेंस हाउस में, किसी भी हाउस में, इन बोथ द हाउसेस, ना के बराबर इफ नॉट नॉन एग्जिस्टेंट रही। और प्रधानमंत्री दिखे हैं सदन में पहले दिन के बाद? प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 के बाद जनरली उनके जब भाषण होते हैं, जैसे रिप्लाई टू द मोशन ऑफ थैंक्स ऑन द प्रेसिडेंट्स एड्रेस, और कोई मेजर डिस्कशन है, वंदे मातरम पे डिस्कशन होता है या सेलिब्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन 75 ईयर्स, तो ऐसा कुछ मेजर डिस्कशन होता है, तभी ही कम्स, ही एड्रेसेस एंड इवन सिट्स टू लिसन टू द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, बोथ हाउसेस। अदरवाइज day one we have seen Prime Minister Modi in the house, and at the end of the day a slight departure we can say from नहीं, जैसे हम लोग जब स्कूल कॉलेज में थे तो देखते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी या मनमोहन सिंह जी
That's what सदन में बैठते थे, सुनते थे विपक्षी क्या कह रहे हैं, सत्ता पक्ष क्या कह रहे हैं, सो वी आर यूज टू दोज विजुअल्स. वही एग्जैक्टली मैं वही बताना चाह रहा था कि इट्स अ स्लाइट डिपार्चर फ्रॉम द मनमोहन सिंह एंड वाजपेयी ईयर्स व्हेन प्राइम मिनिस्टर्स जनरली यूज्ड टू स्पेंड टाइम हाउस में एंड क्वेश्चन आवर जो होता है मॉर्निंग में दोनों हाउस में होता है. जी. उसमें एक दिन जो डिपार्टमेंट्स जो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है न्यूक्लियर स्पेस सो ऑफ कोर्स द MOS जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है वो आंसर दे रहे होते हैं बट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एंड वाजपेयी यूज्ड टू सिट इन द हाउस एंड दे यूज्ड टू स्पेंड मोर टाइम कंसिडरेबल अमाउंट, considerably more time than the prime minister now. That we can see. मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पाया, मुझे अभी रियलाइज़ हुआ. भारतीय जनता पार्टी में ये चर्चा है कि लेजिस्लेटिव बिजनेस जो है, जो हमारा होना है, जो हमारे एजेंडा पे है, वो चल रहा है और वो सुचारू रूप से बिल पास हो रहे हैं. बिल्कुल, बिकॉज ज्यादातर बिना चर्चा के, शोर शराबे के बीच, ध्वनि मत से. डे उनके लिए और पूरी सरकार के लिए, जैसे हम पिछले शो में भी हमारी चर्चा हुई थी, उनके लिए ये मैटर करेगा पूरे हाउस के लिए, ट्रेजरी बेंचेस और ऑपोजिशन बेंचेस के लिए, कि वो कितने विधेयक ले पाए, कितनों पे. खैर वो अनफॉर्चुनेट है कि चर्चा हो पाई या नहीं हो पाई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो उनका स्ट्राइक रेट रहेगा विधेयकों का, उनके प्रेजेंटेशन का और उनके पारित होने का, तो वो लग रहा है कि वो सही ट्रैक पे है. बीजेपी में जो है चर्चा वो ये है कि जब उनका कोई एज सच गिवन द स्टेचर, मैं HM की बात कर रहा हूँ, गिवन हिज स्टेचर, जब उनकी एक्चुअली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हाउस में, कहने से, ऑपोजिशन के कहने से, इंसिस्ट करने से कि वो जवाब दें, वो सरकार का दायित्व है, वो सरकार की चॉइस है. अगर वो चाहेंगे तो वो जवाब देंगे, पर बाय द वे वो अभी भी रूल आउट नहीं किया गया है कि वो जवाब देंगे कि नहीं देंगे. अंदर खाने ये बात चल रही है कि ये जो पूरा प्रकरण है जो 20 जुलाई को भी हुआ, और ओवरऑल जो छात्रों के प्रोटेस्ट हो रहे थे, यूथ के प्रोटेस्ट हो रहे थे, ना सिर्फ दिल्ली में बट अक्रॉस द कंट्री, इनके ऊपर गहन चर्चा HM ने करी है. ना सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर अपने ऑफिस में बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के साथ या सीनियर फिगर्स ऑफ द गवर्नमेंट के साथ में, पर अलग से भी उन्होंने चर्चा करी है. और सुनने में ये आ रहा है कि वो तैयार ज़रूर कर रहे हैं, एक रिप्लाई ज़रूर तैयार कर रहे हैं. अब वो कब होती है और वो कहाँ वो रिप्लाई देते हैं, वो देखना पड़ेगा. So we can expect Amit Shah in the house. 100%. That is what the party feels. Okay. आखिरी में हम लोग सदन से कुछ हज़ार किलोमीटर दूर तमिलनाडु की सियासत का जिक्र कर लेते हैं, जहां पर उदयनिधि स्टालिन की कावेरी जल विवाद पर एक प्रदर्शन के दौरान की गई टिप्पणी ने अशोभनीय रूप लिया और उसके बाद से थाना कचहरी का मामला भी शुरू हो गया है. क्या जानकारी हमारे पास क्या हुआ है जो बता सकते हो संसदीय भाषा में भद्र ढंग से अपने दर्शकों को? नहीं, उनका एक ऑल्दो उन्होंने तो किसी का नाम नहीं लिया, पर उनका कमेंट जो उन्होंने एक वन लाइन उस प्रोटेस्ट में बोला, विच इज सीन एज रेफरिंग टू अ पॉपुलर एक्ट्रेस इन तमिलनाडु, जो पब्लिक कॉन्वर्सेशंस में चीफ मिनिस्टर विजय के साथ, शी इज अ क्लोज फ्रेंड, इज अ कंसिडर्ड एज अ क्लोज फ्रेंड. सो दैट इज हाउ दिस हिज वन लाइन is being interpreted. And that one line, if it's in the context of a woman, it can be interpreted as a indecent remark, as an indecent remark. So he has been arrested. He'll be let off after questioning. पर हाँ, उनकी करियर में ये कितना उनको हेल्प करेगा या ये विजय की फेवर में जाएगा, that will be interesting to watch. क्योंकि उदयनिधि स्टालिन is not a career politician. वो विजय की तरह, चीफ मिनिस्टर विजय की तरह, वो भी मूवीज में थे तमिलनाडु प्रोड्यूसर के तौर पे. नॉट जस्ट अ प्रोड्यूसर, ही वाज एन एक्टर. He was an actor, producer. Then he entered politics, and it's a party like all other regional parties. It's a dynastic party. Third generation. करुणानिधि के बाद स्टालिन के बाद उदयनिधि. So he is the political heir, not just of the DMK, but of the Dravidian movement. If you see the larger Dravidian movement, he is the political heir of that movement. So the question his critics are asking is, does it behove? He is the leader of the opposition and the political heir of the Dravidian movement
to make such a snide remark. And now he has been arrested. So his well-wishers and his friends would say कि भाई ये तो एक defamation वाला मामला था, ये पुलिस भेजना, घर में अरेस्ट करना, ले जाना, ये थोड़ा हाई हैंडेडनेस है. और ये पहले भी हुआ है. तमिलनाडु हैज अ कल्चर. तमिलनाडु करुणानिधि को उठाया गया, वो एक बड़ी पॉपुलर फोटो है. 1996, Jayalalitha, after completing 91 to 96 her tenure as the chief minister for the first time, as a woman chief minister for the first time in Tamil Nadu, 96 mein she was arrested in the Tansy case, disproportionate asset case. 27 days she was in prison. When she came back to power 2001, that famous arrest of Karunanidhi, रात को 1:30 2 बजे उनके घर गए पुलिस वाले, बेडरूम से उनको उठाया. It was all captured on TV. Not just Karunanidhi, two central ministers at that point of time, Murasali Maran and T.R. Balu. Murasali Maran is Karunanidhi's nephew. They went to his house to prevent his arrest. उनको भी अरेस्ट कर लिया. सन टीवी जो मुरसली मारन का फैमिली बिजनेस है, अगला एक हफ्ता पूरा दिन ये अरेस्ट विथ ऑडियो ऑफ करुणानिधि शाउटिंग एंड वेलिंग वही चलाता रहा. सो दैट ऑल्सो वेंट कम्प्लीटली अगेंस्ट जयललिता इन अ सेंस. एक सिंपैथी फैक्टर करुणानिधि की फेवर में आया था. आई एम नॉट सेइंग वो सेम अभी हो सकता है, क्योंकि सिचुएशन, एज, Karunanidhi's stature, Udayaniधि's stature, और टिप्पणी and the reason for the arrest, ये सब अलग अलग है. Situation is completely different. But हाँ, his well-wishers would think कि this will establish him as a legitimate political leader now. कि arrest भी हो गया, पुलिस स्टेशन भी गया, पुलिस वैन में भी बैठे. And his critics obviously, Vijay's followers would say कि भाई this doesn't behave of a leader of the opposition, कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं. बीजेपी कैसे देख रही है तमिलनाडु के इन सारे डेवलपमेंट्स को? मतलब उनके लिए तो कहीं भी विन विन नहीं है तमिलनाडु में. तो डीएमके कितना भी कोशिश कर ले, वो बीजेपी के साथ दिख नहीं सकता लोकल पॉलिटिक्स के हिसाब से. वहाँ तो टीवीके के जीतने के बाद और विजय के राइज के बाद तो एक बहुत ही राजनीति बिल्कुल बदल गई है. जैसे मनोज सर वाज एक्सप्लेनिंग अभी, मतलब द्रविडियन पॉलिटिक्स जो है वो एट द कोर ऑफ, आई मीन इट्स द सेंटर ऑफ ऑल. इट्स देखा जाए तो नोडल पॉइंट एक तमिलनाडु ही है. अगर आप केरला में देखें तो केरला के अंदर एक मिक्स्ड फैक्टर रहा है, लेफ्ट राइट रहे हैं, संघ भी वहाँ पे रहा है, पहले से लेफ्ट भी रहा है. कर्नाटका और आसपास जो है वो एक राइट विंग का एक फैक्टर वहाँ रहा है. संघ के कई जो विचारक हैं, जो इनिशियल प्रचारक थे, सबसे सीनियर प्रचारक थे, वो वहीं से उन्हीं एरिया से आए. लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी अभी मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ज़्यादा कुछ नहीं देख रही है, ना कुछ लुक फॉरवर्ड टू कर रही है, क्योंकि अभी उनके पास और भी चीज़ें हैं. और जिन अन्नामलाई को ग्रूम किया था वो निकल ही गए हैं. कुछ लोकल तमिलनाडु के बीजेपी लीडर्स ने वेलकम किया है ये अरेस्ट. अच्छा, इंटरेस्टिंग ये है कि सेंट्रल बीजेपी लीडर्स जिनको लगता है कि डिलिमिटेशन या विमेंस रिजर्वेशन से बिल वगैरह जब आएंगे तो डीएमके का सपोर्ट मिल सकता है, वो साइलेंट है. इवन द कांग्रेस, जो यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन राहुल गांधी को पुलिस अरेस्ट करते हैं तो एकदम पार्लियामेंट में हंगामा मचाते हैं, वो भी साइलेंट है, क्योंकि कांग्रेस इज नाउ पार्ट ऑफ द विजय गवर्नमेंट देयर. तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ऑल दैट, अभी कांग्रेस भी चुप है इंटरेस्टिंगली. तो ऑल द नेशनल पार्टीज आर कंप्लीटली साइलेंट ऑन दिस. द बीजेपी, सम ऑफ द बीजेपी लीडर्स, दे हैव वेलकम्ड इट, क्योंकि दे हैव एन ओल्ड एक्स टू ग्राइंड विद द डीएमके. उनका एक पुराना इश्यू है डीएमके के साथ, especially given the fact that Udayanidhi Stalin had created this controversy, if you remember, सनातन धर्म के ऊपर. जी बिल्कुल, उन्होंने, उनका एक टिप्पणी था, it had created such a ruckus. So वो थोड़ा पुराना इश्यूज अभी भी सरफेस हो जाएंगे. और इसी के साथ दीपम, वो जो कार्तिका दीपम वाला जो था, उसके ऊपर भी इशू हुआ था, मामला हाई कोर्ट गया था. इट वॉज टूवर्ड्स बिल्कुल, मतलब डीएमके बिल्कुल इलेक्शन से पहले, बिल्कुल तमिलनाडु के इलेक्शन से पहले वो हुआ था. तो सनातन धर्म के खिलाफ जाइब जो उदयनिधि स्टालिन का वक्त तब रहा है, और द डीएमके गवर्नमेंट एज अ होल जो उनका स्टांस दीपम के ऊपर रहा, जो हाई कोर्ट तक मामला गया. तो ये रेडीमेड मुद्दे हैं. अगर कल को भाजपा चाहे वहाँ पर इनको उठाने के लिए, या कोई भी अगर सेंटर राइट या राइट विंग पॉलिटिशियन हो या पार्टी हो, तो ये रेडीमेड मुद्दे हैं जो वो उठा सकते हैं डीएमके के खिलाफ. इसलिए लोकल तमिलनाडु बीजेपी
leaders would say something, but the central BJP leaders would remain silent. क्योंकि सबके अलग-अलग objective हैं। अलग-अलग ऑब्जेक्टिव्स और अलग-अलग पॉलिटिक्स है। सदन के इस एपिसोड में इतना ही, ज़्यादा कुछ तो हो नहीं रहा है, हल्ला मच रहा है, तो हमें लगा कि इस शोर के बीच थोड़ा बहुत सुर हम लोग साधने की कोशिश करें। पूरी बातचीत के बारे में आपकी जो भी राय हो, माननीयों के कंडक्ट के बारे में आपकी जो भी राय हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।